नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे दो बहुत ही ज़रूरी फैक्टर्स को, जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप अपना डाइट प्लान खुद ही बना सकते हैं। खासकर शुगर यानी कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ लेने के बावजूद भी शुगर बढ़ जाती है तो आपको अपने खाने पर ध्यान देना होगा। इन दो फैक्टर्स का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कौन सा खाना कितनी मात्रा में खाना है। तो अपनी हेल्थ कंडीशन के अनुसार इन दोनों फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। चाहे आपको शुगर मेंटेन करनी हो, चाहे आपको वेट मेंटेन करना हो, बीमारी चाहे कोई भी हो, कुछ हद तक आप इन दो फैक्टर्स का इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ नियंत्रण में रख सकते हैं। वैसे इस वीडियो की जगह मैंने आज आपको गेहूं और चावल के बारे में बताना था, परंतु गेहूं और चावल कितना खाना है, किसको नहीं खाना है, ये भी इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो आज इन दो फैक्टर्स को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये दो फैक्टर्स हैं। 1 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में जीआई के नाम से जाना जाता है। 2 ग्लाइसेमिक लोड, जिसको शॉर्ट में जीएल के नाम से जाना जाता है। हम डिटेल में समझेंगे दोनों फैक्टर्स को, परंतु उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है इन दो फैक्टर्स को अच्छे से समझने के लिए। आपको पता है हमारी बॉडी कैसे चलती है, ये कैसे काम करती है? हमारी बॉडी, हमारा शरीर काम करता है ऊर्जा की मदद से, एनर्जी की मदद से। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमारे रोज के खाने से। पर ये खाना जो हम खाते हैं ये सीधा हमें एनर्जी नहीं देता है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे अंदर जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और इन छोटे छोटे टुकड़ों से 3 मेन फ्यूल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बनते हैं। ये ठीक उसी तरह के एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि किसी गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल। इन 3 फ्यूल मॉलिक्यूल से एनर्जी बनती है जिसके कारण हमारा शरीर चलता है और हम अपने सारे काम कर पाते हैं। तो क्या है ये 3 फ्यूल मॉलिक्यूल्स? ये हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। तो इन तीनों में से सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। हमारे खाए गए खाने से बेशक हमें तीनों फ्यूल मिलते हैं, परंतु सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होता है क्योंकि ये सबसे जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा शरीर ग्लूकोज के रूप में ही ज़्यादातर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। पर अगर कहीं कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया हो, तब नंबर आता है दूसरे फ्यूल मॉलिक्यूल का, जिसको लिपिड्स कहते हैं या आम भाषा में हम फैट के नाम से जानते हैं। परंतु अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही खत्म हो जाए तब जाके नंबर आता है प्रोटीन्स का। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म होने पर प्रोटीन्स एनर्जी बनाती है और वो एनर्जी हमारा शरीर इस्तेमाल करता है और हम काम कर पाते हैं। कहीं अगर ये तीनों ही हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाए तो हम भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम इंसान खाने के बिना रह ही नहीं पाते हैं और खासकर अगर खाना सामने पड़ा हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान उसको खाए बिना छोड़ दे अगर वो भूखा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा जो खाना होता है उससे हमें ये तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, परंतु हमारे खाने की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कुछ खाना ऐसा होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं। तो वहीं किसी खाने में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको फैट रिच फूड कहते हैं और किसी खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, हम उसको प्रोटीन रिच फूड कहते हैं। परंतु हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही खाते हैं। आज जिन दो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो डिपेंड करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए खाने पर, और पूरे कार्बोहाइड्रेट में से भी हम इसमें उसी कार्बोहाइड्रेट को काउंट करते हैं जिसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, पचा पाते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे पहले फैक्टर को, जिसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। समझेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि खाया गया खाना कितनी स्पीड से हमारे ब्लड में जाकर शुगर को बढ़ाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना जाकर सीधा हमें नहीं लगता है। वो खाना पहले कन्वर्ट होता है या तो कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में या फैट में या तीनों में डिवाइड होगा और उसके बाद वो हमें जाकर एनर्जी देगा। तो होता कुछ यूँ है, हमने कुछ खाना खाया, पेट में उसकी अच्छे से मिक्सिंग हुई, फिर वो आगे हमारी आंतों पे चला गया। आंतें उसमें से सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देती है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या होगा, हमने कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खाया और उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन से कितने जल्दी वो ब्लड में चला जाएगा, उस स्पीड को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो सीधा साधा कहने का मतलब ये है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें स्पीड बताएगा कि पर्टिकुलर खाना कितनी तेजी से ब्लड में जाकर शुगर बढ़ाएगा।
और जैसा कि मैंने पहले बताया, कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर ग्लूकोज की फॉर्म में हमें एनर्जी देता है और इस प्योर ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। तो हम कह सकते हैं अगर हम सीधा ग्लूकोज खा रहे हैं तो वो 100 की स्पीड से सीधा हमारे ब्लड में चला जाएगा। और इस प्योर ग्लूकोज के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 को स्टैंडर्ड मानकर आधार बनाकर बाकी दूसरी फूड आइटम्स की भी इंडेक्सिंग की गई है 1 से 100 के स्केल में। तो हमारे जितने भी फल, सब्जियां, अनाज हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसी ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्केल के बेसिस पर। 1, 0 से 55 तक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम्स, मतलब जिन भी खाने की चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होगा उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम्स माना जाएगा। 2, 56 to 69 ये हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम्स। 3, 70 और 70 से ज़्यादा, इसमें सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम्स आती हैं। खाए गए खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा उतनी कम तेज़ी से वो ब्लड में शुगर को बढ़ाएगा और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से वो ब्लड में शुगर को बढ़ाएगा। जनरली कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम्स खाना सेफ माना जाता है, खासकर शुगर वाले पेशेंट्स के लिए, परंतु ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में 2 बातें जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस दिए गए खाने की जो भी आप खाने वाले हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है। 100 ग्राम जो सेब होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 32 से 38 के बीच होता है। वहीं अगर सेब 500 ग्राम भी होगा तब भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 32 से 38 के बीच ही होगा। और सिर्फ इस बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो सेब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है और इसको खाया जा सकता है, शुगर वाले पेशेंट भी इसको खा सकते हैं, परंतु पूरा सच ये नहीं है। और दूसरी बात, जिस खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और जिस खाने में फाइबर की मात्रा कम होगी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 32 से 38 के बीच होता है, परंतु वहीं अगर हम सेब के जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे तो वो 41 से 45 के बीच होता है। क्यों? क्योंकि सेब में फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है जो कि जूस में नहीं होता है। यही कारण है कि आपको हमेशा कहा जाता है कि फल खाना प्रेफर करें, जूसेस को नहीं। कुछ फूड आइटम्स भी देख लेते हैं लो, मीडियम और हाई GI इंडेक्स वाली, और हम वही फूड आइटम्स देखेंगे जो हम डेली रूटीन में कॉमनली खाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम्स। जैसा कि मैंने बताया, 55 से नीचे जिनका भी नंबर आता है वो सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम्स हैं। ज़्यादातर फल, सब्जियां और जितनी भी दालें होती है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ही होती है, और जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। जैसे कि घी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0, एग, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0। जितने भी तेल हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 है और मीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 0 है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। क्यों? क्योंकि इनमें फैट और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। परंतु दूध कई तरह के होते हैं तो उनकी वैरायटी के हिसाब से ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो दूध का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 31 से 37 के बीच होता है, दही का 45 और पनीर का 30। फल और सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है। कुछ सब्जियाँ और फल देखते हैं। कच्ची गाजर 16, उबली हुई गाजर 32 से 49, मूली 32, भिंडी 20, बैंगन 15, खीरा 15, टमाटर 23, प्याज 10, लहसुन 10 से 30 के बीच, संतरा 40, मौसमी 40 से 50 के बीच, अमरूद 12, सेब 32 से 38 के बीच, काले चने 28, काबुली चने 33, मूंग दाल 29, उड़द 45, मसूर 25, राजमा 24, चना जिसको बंगाल ग्राम कहा जाता है 8, सोयाबीन 16, जौ, जई, बकव्हीट मिलेट, स्टील कट ओट्स, किनवा, अमरंथ, इन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है। तो अब देखते हैं मीडियम और मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स। मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब 56 से 69 के बीच में जिनका वैल्यू आता है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से अनाज इसमें शामिल हैं। जितने भी मोटे अनाज हैं यानी कि मिलेट्स हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स माने जाते हैं। ज़्यादातर मिलेट्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू 51 से 65 के बीच में ही रहती है। जैसे कि कोडो मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65.4 है, फॉक्सटेल मिलेट का 54.5, बार्नयार्ड मिलेट 42, ब्राउन टॉप 52.7, लिटिल मिलेट 64.4। फलों में आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 से 56 के बीच, केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 से 56 के बीच, चुकंदर 64, पपीता 60, अंजीर 51, सूखी अंजीर 61, शकरकंदी 61, शहद 58, गेहूँ 62, टेबल शुगर 63। अब देखते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली कुछ फूड आइटम्स।
हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब 70 या 70 से ऊपर जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। जितनी भी चीज़ें हम अपनी डेली रूटीन में खाते हैं और जितना भी प्रोसेस्ड फूड हम अपनी डेली रूटीन में खाते हैं वो सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स का ही बना होता है। सफ़ेद चावल 72, मैदा 70, बॉइल्ड आलू 111, तरबूज 72, कद्दू 75। यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या जितनी भी चीज़ें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली है या मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली है उनको खाना सुरक्षित है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें ही खाते हैं। कहने को तो हम लोग वेजिटेरियन हैं, परंतु वेजिस के नाम पे हम इतनी सी सब्जी खाते हैं या इतनी सी दाल खाते हैं और ज़्यादा मात्रा में मैदा, गेहूँ या चावल खाते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। कौन से ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड आइटम्स खाना आपके लिए सुरक्षित है, ये आप डिसाइड कर पाओगे अगर आप हमारे आज के दूसरे फैक्टर के बारे में जानते होंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे फैक्टर को, जिसका नाम है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड हमें बताता है कि खाने की कितनी मात्रा हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाएगी। ग्लाइसेमिक लोड की एक यूनिट लगभग 1 ग्राम ग्लूकोज के बराबर है। जहाँ एक तरफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें सिर्फ ये बता रहा है कि खाया गया खाना कितनी स्पीड से ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, वहीं दूसरी तरफ ग्लाइसेमिक लोड हमें बताएगा कि खाने की कितनी मात्रा ब्लड शुगर को बढ़ाएगी। तो ग्लाइसेमिक लोड डिपेंड करेगा आपके खाने में पाए जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर। और ग्लाइसेमिक लोड को निकालने का एक फॉर्मूला है। तो जिस भी खाने की आइटम का ग्लाइसेमिक लोड आपको निकालना है उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। 1, उसी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और दूसरा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन दैट फूड आइटम इन ग्राम्स, मतलब उस पर्टिकुलर आइटम में कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइसेमिक लोड का फॉर्मूला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटू अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ग्राम्स अपॉन 100। और ज़्यादातर जितने भी आपको ग्लाइसेमिक लोड मिलेंगे इंटरनेट पे वो 100 ग्राम क्वांटिटी को लेकर निकाले गए हैं। एक एग्जांपल से ग्लाइसेमिक लोड को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने 100 ग्राम चावल का ग्लाइसेमिक लोड निकालना है, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कि है 72, और दूसरा इस 100 ग्राम चावल में कितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का है। 100 ग्राम चावल में 78.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ग्लाइसेमिक लोड निकालने का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, तो उसको अप्लाई कर लेते हैं 72 इंटू 78.2 अपॉन 100, और ये आपका आ जाएगा 56। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम चावल का ग्लाइसेमिक लोड 56 है। परंतु ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जहाँ ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही रहेगा, क्वांटिटी चाहे जितनी मर्जी हो, बट ग्लाइसेमिक लोड चेंज हो जाएगा। जैसे जो प्रीमियम व्हीट फ्लोर होता है उसका ग्लाइसेमिक लोड 58 होता है अगर वो 100 ग्राम हमने लिया है, परंतु वहीं अगर हम 200 ग्राम प्रीमियम व्हीट फ्लोर ले लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 116 होगा। जैसे हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ठीक उसी तरह से ग्लाइसेमिक लोड को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक, 10 से कम जिन भी फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक लोड होगा उनको लो ग्लाइसेमिक लोड वाली फूड आइटम्स कहा जाएगा। 2, 11 से 19 जो कि इंटरमीडिएट ग्लाइसेमिक लोड वैल्यू है। 3, 20 से ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक लोड वाली सारी फूड आइटम्स इसमें आती हैं। तो आजकल कैलकुलेटर तो सबके पास होता है, सबके फ़ोन में होता है। तो जिस भी फूड आइटम का आपने ग्लाइसेमिक लोड निकालना है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटरनेट पे चेक करके इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं और इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करके अपने खाने की आइटम्स की क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। अपने लिए एक अच्छा डाइट प्लान खुद ही तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स खाना गलत नहीं है अगर आप उनके ग्लाइसेमिक लोड पर ध्यान देंगे। खासकर शुगर वाले पेशेंट इस बात का खास ध्यान रखें। जैसे कि एक पके हुए बड़े केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 है और कच्चे केले का 42 है। तो अगर इसके बेसिस पे हम ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करते हैं तो पके हुए केले का 13 है और कच्चे केले का 11 है। मतलब अगर एक केला खाते हैं तो ग्लाइसेमिक लोड मीडियम लेवल का रहेगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अब अगर कोई शुगर पेशेंट एक या आधा केला खाएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, परंतु अगर वो ये सोचेगा कि केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो काफ़ी कम होता है तो वो शुगर नहीं बढ़ाएगी और वो ऐसे में 4-5 केले खा लेगा या ज़्यादा केले खा लेगा तो उसकी शुगर बढ़ना तय है। और ये शुगर ठीक हो जाएगी अगर ऐसा कभी कभी होता है, परंतु अगर रोज़ और कई महीनों तक, कई सालों तक यही सिलसिला जारी रहता है तो शुगर बढ़ना तय है। ये जानकारी ना सिर्फ शुगर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, बल्कि जिनको अपना वजन घटाना या बढ़ाना है उसके लिए भी वो इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जिनकी बॉडी में फैट कम है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे और अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं करेगी बॉडी
उसको अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगी, जिससे उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। पर ये एक हेल्दी तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ खाए जा रहे हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड का इस्तेमाल करके अगर आप हेल्दी तरीके से अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने शरीर को मोटा पतला वो भी हेल्दी तरीके से कर सकते हैं। परंतु ज़्यादातर लोग सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ध्यान देते हैं, ग्लाइसेमिक लोड पे ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से उनको अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, फिर वो चाहे उनके टेस्ट रिपोर्ट्स हो या बॉडी को मोटा पतले करने की बात हो। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को समझते हुए, दोनों को समझते हुए हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। पिज़्ज़ा की 2 स्लाइस जो लगभग 250 ग्राम के करीब होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 है, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इन्हीं 2 स्लाइस का ग्लाइसेमिक लोड 42 है। अब अगर स्लाइसिस को 4 कर लेते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 30 ही रहेगा, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और आप बोलेंगे कि ये तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, हम आराम से पिज़्ज़ा खा सकते हैं, जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं, क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं। परंतु आप ये भूल गए कि हमें सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ही ध्यान नहीं देना है, ग्लाइसेमिक लोड पे भी ध्यान देना है। और अब इन 4 पिज़्ज़ा स्लाइसिस का ग्लाइसेमिक लोड 84 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को पूरे दिन में अपने भोजन में ग्लाइसेमिक लोड को 100 से कम रखना चाहिए, तो वहीं शुगर वाले पेशेंट को इस ग्लाइसेमिक लोड को 50 से नीचे रखना है। और कम ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड्स सबके लिए ही अच्छे होते हैं। हाँ, जिन लोगों को खाना कभी कभी मिलता है या प्रॉपरली नहीं मिलता है, वो लोग ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड भी इकट्ठा कर लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, अगर वो बीमार नहीं है। परंतु जो लोग रोज खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं और फिजिकली एक्टिविटी बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं हैं, उन लोगों के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि उनको ग्लाइसेमिक लोड अपना कंट्रोल में रखना है। इस ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैलकुलेट करने की ज़रूरत उन लोगों को नहीं है जिन लोगों का फिजिकल वर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, शारीरिक वर्क, मेहनत वाला काम बहुत ज़्यादा रहता है और वो स्वस्थ भी हैं। परंतु आजकल के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों को ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। चॉइस आपके पास है, या तो हार्डवर्क कीजिए, पसीना बहाइए खूब से खूब और कोई कैलकुलेशन मत कीजिए, या फिर कैलकुलेट करते रहिए और कैलकुलेशन करने के मुताबिक खाते रहिए। फलों और सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है, तो कोशिश कीजिए सबसे ज़्यादा फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करने की। और अनाज में भी मिलेट्स यानी कि मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड गेहूं चावल के मुकाबले कम होता है, तो उनको भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाना शुरू कीजिए। 100 ग्राम गेहूं से 4 चपाती बनाई जा सकती है। 2 कटोरी चावल से हमें 42 ग्लाइसेमिक लोड मिल जाता है। परंतु वहीं अगर हम पूरा दिन भर में आधा किलो फल सलाद भी खा लेते हैं, तब भी हमारा ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक सेब, अमरूद और संतरा खा लेते हैं, तो ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 15 तक ही जाएगा। एक केले और एक चीकू जैसे सबसे मीठे फलों का ग्लाइसेमिक लोड भी 12 के करीब होता है, तो वो भी हमारे लिए उतने ज़्यादा शुगर को बढ़ाने वाले नहीं होते हैं जितना कि हमारा अनाज, हमारा गेहूं, चावल, मैदा होता है। और यहाँ पे एक और सवाल का जवाब आता है कि क्या हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों को खाना ही नहीं है? नहीं, हम खा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज जो होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है, अगर उसकी क्वांटिटी लगभग 120 ग्राम के करीब है। परंतु वहीं अगर हम उसका ग्लाइसेमिक लोड देखते हैं, वो तो केवल 5 है। वहीं अगर मस्कमेलन यानी कि खरबूजे की बात करें, अगर हम उसको 150 ग्राम के करीब लेते हैं, उसका ग्लाइसेमिक लोड 3.14 के करीब रहता है, जबकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है। वैसे ही पपाया की बात करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 के करीब होता है, परंतु ग्लाइसेमिक लोड 5.5 के करीब चला जाता है। जहाँ पर गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 43 के करीब होता है, वहीं पर जौ, जई, कुटुकाटा, अमरंथ, इन सब चीज़ों का ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है। या बेसन की रोटी बना के भी खाई जा सकती है, उसका ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी कम होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को समझ गए होंगे और आज से ही इसका इस्तेमाल करके अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे। जानकारी देना मेरा काम है, पर फैसला आपको ही लेना है कि आपको अपने साथ क्या करना है और कौन सी चीज़ अपने खाने के लिए चुननी है और कितनी खानी है। और अगर आप मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के बारे में नहीं जानते, तो मेरी लास्ट वाली 2 लॉन्ग वीडियोस जरूर देख लेना, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।